अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल सितारों पर कमंद किस्त नंबर 15। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। चंद घंटे बाद सरमद साहिब, आदिल, फौलाद और राबे खां इस सफ़र के मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो चुके थे। ये एक चमकीली दोपहर थी। केटू और इसकी निवाही चोटियाँ बादलों के आंचल उतार कर सीना ताने खड़ी थी। गहरा नीला आसमान इन पर झुका हुआ था। गहरी खामोश वादियाँ महवी से ये मिलाप देख रही थी। बहरहाल ये दिलकश मंजर इन चारों के लिए ज्यादा दिलकश नहीं था। इनके सामने एक कठिन तरीन चढ़ाई थी। नीचे निगाह डालते तो ऐसी होलनाक गहराइयां मुंह फाड़े खड़ी थी जिनकी तह का नजर आना नामुमकिन था। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस सतह पर इन्हें चढ़ना था वो अमूदी से भी कुछ ज्यादा थी। कोह पैमाओं के लिए ऐसी चढ़ाइयाँ एक चैलेंज से कम नहीं होती, लेकिन असल चैलेंज इस शख्स के लिए होता है जो टीम में सबसे आगे होता है। इसे रास्ता बनाना होता है, मेखें गाड़ना होती हैं या ड्रिल से बुलेटिन करना होती है ताकि रस्सों का हिफाजती बैकअप मुहैया किया जा सके। ताकतवर खुश्क बैटरी से चलने वाली 2 ड्रिल मशीनें आदिल के पास मौजूद थीं। इजाफी खुश्क बैटरियां पीछे आने वाले फौलाद जान के पास थी। आदिल यहाँ सबसे आगे था और असल चैलेंज भी इसे ही दरपेश था। वो ड्रिल करता और बोल्ट कसता हुआ ऊपर की तरफ सिरकने लगा। ये रास्ता नहीं पुलसिरात था। इनके दिल शिद्दत से धड़क रहे थे, पेशानियों पर पसीना था। इन दुश्वार गुजार तरीन लम्हों में भी 2 चेहरे जो गाहे बगाहे आदिल की आंखों के सामने आते थे। इसकी वालिदा का चेहरा और शहजादी का चेहरा। वो इन दोनों चेहरों को खुश देखना चाहता था। दुनिया भर की राहतें इनकी नजर करना चाहता था और वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि अगर वो कामयाब हो गया तो ये राहतें और खुशियां इनकी नजर कर सकेगा। माँ की गैरमरई आवाज जैसे रह रहकर इसके कानों से टकराती थी। संभल कर आधे पुत्र, ध्यान से, आराम से। माँ की आवाज मादूम होती तो शहजादी की आवाजें इसके कानों में गूंजने लगती। आदिल, मेरा मान रखना, मेरा सर मेरे घर वालों के सामने झुकने न देना। मैं दिन रात तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और मुझे यकीन है कि तुम अब्बा जी की शर्त पूरी करके दिखाओगे। लेकिन जो कुछ भी करना एहतियात से, ध्यान से। अल्लाह न करे तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आदिल के बाजू शल हो रहे थे। ड्रिल करते हुए अचानक इसका पांव फिसला। वो झटके से नीचे को गया। एक बोल्ट उखड़ गया लेकिन दूसरे बोल्ट अपना काम किया। वो मजबूती से जमा रहा और आदिल मजीद नीचे जाने से रुक गया। ताहम ड्रिल मशीन इसके हाथ से निकल गई और हजारों फीट की अंधी गहराई की तरफ निकल गई। ये सब कुछ 2 या 3 सेकंड में हुआ। आदिल समेत सबकी धड़कनें जैसे थम गई थी। जल्दी वो दोबारा अपना बैलेंस हासिल करने में कामयाब हुआ। पीछे आने वाला सरमद साहिब ने तसल्ली के चंद बोल बोले और फिर वो अपने काम में मसरूफ हो गया। सिर्फ एक दिन पहले तो यह किसी तरह का वाक़या पेश आया था जब वो फिसला था और हथौड़ी इसके हाथ से निकल गई थी। उस वक्त दुल्हन बनी शहजादी इसके ज़हन में आई थी, लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर एक और आवाज़ आदिल के कानों में गूंजने लगी। ये पौंदा बस्ती के नशाई आमिल मालका की आवाज़ थी। इसने कहा था, ऊपर मत जाओ, मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो तुम पर झपटेगी, तुमको बर्फ की कब्रों में दफन कर देगी। इस आवाज के तासुर को जायल करने के लिए सरमद साहिब के कहे हुए फिक्रों की बाज़गश्त आदिल के कानों से टकराई। वाह में हमें कमजोर करते हैं। इंसान की तकदीर सिर्फ और सिर्फ इसके अमल से जुड़ी होती है। अमल और मुसलसल अमल। जो लोग अपने इरादों पर कारबंद रहते हैं वो दरियाओं के रुख मोड़ देते हैं। वो ताजमहल तामीर करते हैं और चांद पर कदम रखकर दिखा देते हैं। इस आखिरी आवाज ने आदिल की इजाफी तवानाई पैदा कर दी। वो इर्द गिर्द से बेखबर होकर चूंटी की रफ्तार से ऊपर की तरफ खिसकता रहा और अपने पीछे आने वालों के लिए रास्ता बनाता गया। हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती तो वो 2-4 मिनट के लिए रुक जाता और तब एक बार फिर काम शुरू कर देता। किसी वक्त तो इसका जाविया उस छिपकली की तरह हो जाता जो छत पर रेंग रही हो। इस किस्म की चढ़ाई में मेखों और बोल्ट्स के उखड़ने का अंदेशा बहुत ज्यादा होता है। वो वाकई पुलसिरात जैसा रास्ता था। फर्क सिर्फ ये था कि इसके नीचे बर्फ का दोज़ख था। आखिर इसकी जान तोड़ कोशिशें रंग लाई और वो ये खतरनाक तरीन 700 फीट तय करने में कामयाब हुआ। इसने रस्से के जरिए जो सपोर्ट मुहैया की थी, इसने पीछे आने वालों की मुश्किलात को निस्बत कम कर दिया। सरमद साहिब तो क्लाइमिंग के माहिर ही थे। राबे खां और फौलाद जान भी जदीद तरीका कार के मुताबिक मुश्किल चढ़ाइयाँ चढ़ सकते थे। उन्होंने सुस्त रवि लेकिन तसलसल के साथ अपना काम मुकम्मल किया और आदिल के पास पहुंच गए। अब चोटी ने बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। ये बाकी मानदा चढ़ाई भी मुश्किल थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुश्किल तरीन रास्ता तय कर लिया था इसलिए चढ़ाई आसान महसूस हो रही थी। आदिल ने खुशगवार लहजे में सरमद साहिब को मुखातिब किया और बोला,
सर लगता है कि ये चढ़ाई तो मैं भागता हुआ चढ़ जाऊंगा। सरमद साहिब बोले, इसलिए सियाने लोग कहते हैं कि मुश्किल तरीन काम पहले कर लो, फिर इस सिलसिले के दीगर मुश्किल काम आसान लगने लगेंगे। बहरहाल वेल डन। उन्होंने आदिल की पीठ थपकी। राबे खां और फौलाद जान 7-8 फीट के फासले पर मौजूद थे। छोटी राइफल फौलाद जान के गले में थी, लेकिन वो किसी भी वक्त इसे इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार था। वो गाहे बगाहे राइफल को टटोल भी लेता था, जैसे इसके सही रुख का अंदाजा कर रहा हो। सरमद साहिब और आदिल से अपना दरमियानी फासला भी इसने मुसलसल बरकरार रखा हुआ था। यहाँ इस बुलंदी पर हवा बेहद तेज थी और इसमें बर्फ के ज़र्रात थे। इन सबको अपने गिलासेस बार बार साफ करने पड़ रहे थे। अब इन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी पड़ रही थी। आदिल बाकी के 200-300 फीट तय करने के लिए बरकरार था। बादल किसी गहरे टुकड़े ने चोटी को ढांप लिया था और सरमद साहिब बादल गुजरने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, आदिल, कोपैमा किसी भी वक्त किसी भी मरहले को आसान नहीं लेना चाहिए। इजाफी जोश से बेपरवाही पैदा होती है और ये बेपरवाही कभी कभी सख्त नुकसान करती है। उन्होंने कुछ देर इंतजार करने की हिदायत की और आखिरी चढ़ाई के सिलसिले में जरूरी बातें बताईं। आदिल की बेचैन नजरें इस खंडर को तलाश कर रही थी जो इनकी मंजिल था, लेकिन फिल वक्त इसके आसार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। करीबन 15 मिनट बाद वो दोबारा चढ़ाई के लिए तैयार हुए। तरतीब वही पहले वाली थी। सबसे पहले आदिल, फिर राबे खां, फिर सरमद साहिब और आखिर में फौलाद जान, जिसका चेहरा चट्टान की तरह सख्त नजर आ रहा था। ये बर्फानी चढ़ाई थी, लेकिन बर्फ इतनी सख्त थी कि इसमें और पत्थर में तमीज करना मुश्किल था। एक जांगुसल कोशिश ने इन्हें बिलाखिर चोटी पर पहुंचा दिया। बांगड़ी की वो फलकपोश चोटी जो कई माह से इनके लिए चैलेंज बनी हुई थी। आदिल जब पहाड़ की बुलंदतरीन जगह पर खड़ा हुआ तो फतह के एहसास ने इसे शर्मसार कर दिया। अब इसे दूसरी फतह का इंतजार था, वो खंडर जिसका इसरारी ने यहाँ तक खींच लाया था। इसने धुंधालूद फजा में इर्द की नजर दौड़ाई। वो देखो, सरमद साहिब ने अपनी उंगली से एक जानिब इशारा किया। हर तरफ फैली हुई बर्फ की सफेदी के दरमियान आदिल को कुछ स्याह धब्बे से नजर आए। ये करीबन 300 फीट दूर और कदरे ढलवान पर थे। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि ये एक पथरीली दीवार है जिसका कुछ हिस्सा बर्फ में से झांक रहा है। तो ये था वो कदीम खंडर जिसकी कशिश इन्हें अनगिनत मुश्किलात से गुजारकर यहाँ तक पहुँचाया था। सरमद साहिब ने चोटी पर एक छोटा सा झंडा गाड़ा। तस्वीरें और 2-4 वीडियो क्लिप बनाए गए। फिर वो लोग इंतहाई तेज हवा में धीरे धीरे कदम उठाते नशेब में वाक़ खंडर की तरफ बढ़ने लगे। ये पहाड़ की वो साइड थी जिस पर कहीं बहुत नीचे जाकर पौंदा बस्ती भी आबाद थी। इस जानिब के सारे मनाजिर इनके लिए नए थे, कम अज कम आदिल के लिए तो नए ही थे। बादलों के मरगोले हद निगाह को महदूद कर रहे थे, वरना सैकड़ों मील तक फैली हुई वादियां और चोटियां देख सकते। आदिल का दिल शिद्दत से धड़कना शुरू हो गया था। इसने बर्फ में दबे कदीम खंडर के आसार देखे और इसके जहन में वो कहानी ताज़ा होने लगी जो एक रात कैंप में सरमद साहिब ने से सुनाई थी। बुलंद हौसला राजपूत कबीले और जाबिर सरदार विश्वनाथ की कहानी। जब महसूर हो जाने वालों ने अपनी औरतों को चिता में डाला और खुद सबके सब कट मरे। आदिल बड़ी महवे से खंडर को देखता रहा। खंडर का करीबन 95% हिस्सा तो जरूर बर्फ में दबा हुआ था। बमुश्किल एक बिरूनी दीवार का 30-40 फीट मुरब्बा का हिस्सा नजर आ रहा था। ये कदीम दीवार वजनी पत्थरों की बनी हुई थी और सदियां गुजरने के बाद और सख्त मौसम झेलने के बाद भी पूरी इस्तकामत से अपनी जगह मौजूद थी। अंदर जाने का रास्ता तो शायद दाएं तरफ से है। फौलाद जान ने ठिठुरी आवाज में सरगोशी की। नहीं, हमारे बिल्कुल सामने, लेकिन नजर नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है इस तरफ, सरमद साहिब ने जवाब दिया। तो फिर अंदर जाने के लिए हमको अपने हाथों से रास्ता बनाना पड़ेगा। फौलाद जान बोला। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि वो मुश्किल बोल पा रहे थे। जब वो बात करते थे तो मुंह से भाप के मुरगुले बरामद होते थे। इमारत के दरवाजे तक पहुंचने के लिए हमें कोई 15-20 फीट बर्फ खोदना पड़ेगी और ये कोई काम आसान नहीं होगा, सरमद साहिब ने कहा। इस मामले पर इन तीनों में 10-15 मिनट गुफ्तगू हुई। आदिल बस खामोश तमाशाई बना खड़ा रहा। सरमद साहिब का ख्याल यही था कि नीचे की बर्फ पत्थर की तरह सख्त है और इसमें रास्ता बनाना आसान काम नहीं होगा। फौलाद जान का ख्याल था कि दीवार पर कोशिश की जाए, इसे तोड़ा जाए या फिर खला करके इसमें से रास्ता बना लिया जाए। धमाका खेज मवाद इनके सामान में किसी ऐसे ही मकसद के लिए रखा गया था। ये मवाद ताकतवर डायनामाइट स्टिक्स की सूरत में मौजूद था। सरमद साहिब ने कहा, मेरे ख्याल में यहाँ 2-3 ताकतवर धमाके करना हमारे लिए किसी भी तरह अच्छा नहीं होगा। ये काफी अमूदी ढलवान है और बर्फ से ढकी हुई है। बर्फ ने जगह छोड़ी तो काफी मुश्किल हो जाएगी। हमको पता है और अच्छी तरह पता है ये बहुत सख्त बर्फ है, ये इतनी आसानी से हरकत नहीं कर सकता। फौलाद जान ने बेजार लहजे में कहा। राइफल अब भी इसके हाथ में थी और वो एक लम्हे के लिए भी इनकी तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। खास तौर से वो अपना और आदिल का दरमियानी फासला जरूर बरकरार रखता था।
सरमद साहिब ने टेलीस्कोप से बर्फ का जायजा लिया और आंखें शीशों से लगाए लगाए बोले, हमें इस ढलवान का जाविया भी तो देखना चाहिए। ये कम से कम 70-80 दर्जे का है। जब वाइब्रेशन होगी तो कुछ भी हो सकता है। अब शाम के साए गहरे होने लगे थे। वो इस खंडर से थोड़ा सा और नीचे चले गए और एक मुनासिब जगह टेंट के लिए चुन ली। इतनी बुलंदी पर और इतनी मुख्तसर जगह पर कैंप लगाना एक कार्य दुश्वार होता है। जगह इतनी मुख्तसर थी कि टेंट खड़ा होना भी मुहाल नजर आ रहा था। बहरहाल वो किसी न किसी तौर पर गुजरे, क्योंकि वो इसके लिए पहले से तैयार थे। यहाँ ऑक्सीजन की कमी थी और सर्दी भी इंतहा दर्जे की थी। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। फौलाद जान ने बस शुरू में 1.5-2 घंटे नींद ली, फिर वो सारी रात जागता रहा और इन दोनों का पहरा देता रहा। अगला दिन इन सब के लिए अहम तरीन था। आज इन्हें इस कदीम इमारत के अंदर जाना था, जिसके तहखाने में 350 साल पुराने जेवरात और कीमती पत्थर जूं के तू मौजूद थे, और इसकी दुरुस्त जगह का इल्म सिर्फ और सिर्फ सरमद साहिब को था। सुबह को फटने से पहले फौलाद जान और राबे खान टेंट से बाहर निकल गए। इनकी बेताबी अरूज पर पहुंच चुकी थी। इनकी निगाहें मुसलसल जरा बुलंदी पर वाक़े पथरीली दीवार पर जमी हुई थी। ये फैसला रात को ही हो गया था कि खंडर के दरवाजे तक जाने के लिए बर्फ नहीं खोदी जाएगी, बल्कि दीवार तोड़ी जाएगी और डायनामाइट के जरिए अंदर जाने का रास्ता बनाया जाएगा। खेमे में अब सरमद साहिब और आदिल ही थे। सरमद साहिब ने आदिल को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आदिल, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। शायद ये बात तुम्हें अजीब लगे, लेकिन हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। आप बताएं जनाब। आदिल हमतन गोश हो गया। हम इन लोगों के साथ खंडर में नहीं जा रहे। क्या मतलब सर? हमारे पास यहाँ बिल्कुल निकल भागने का बेहतरीन मौका होगा। जब ये लोग डायनामाइट फाड़ेंगे, धमाके के वक्त इन दोनों की पूरी तवज्जो दीवार की तरफ होगी। हम कुछ फासले पर मौजूद रहेंगे और अपने मौके का इंतजार करेंगे। लेकिन सर, हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं वो पूरा हो चुका है, सरमद साहिब ने जवाब दिया। आदिल अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ ताज्जुब से इनकी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं सर। सरमद साहिब ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, चंद दिन पहले जब तुमने नीचे एक कोठरी में मालका को पकड़ा था और इसने मेरे बारे में और इस खंडर के बारे में क्या कहा था? आदिल चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उस वक्त वो शराब के नशे में धूत था सर। इसने कहा था कि खंडर में कुछ नहीं, जो था वो बहुत पहले निकाला जा चुका है, और जो बंदा ये कह रहा है कि वहाँ अब भी कुछ है, वो गलत बयानी कर रहा है, या फिर इसे पता नहीं। इसने कुछ बेहुदा बातें कही जिससे मैंने इसका गिरबान पकड़ना चाहा, मगर रमजी वगैरह ने मेरा रास्ता रोक लिया। इसने आमिलों वाला अंदाज इख्तियार करके हमें डराने की कोशिश भी की। पता नहीं क्या क्या कहता रहा। मौत एक बड़े परिंदे की सूरत वहां बैठी है, वो तुम पर झपट पड़ेगी, मार देगी। सरमद साहिब ने रोजन से बाहर देखा। राबे और फौलाद जान मगन थे। बहरहाल राफेल बदस्तूर फौलाद के हाथ में थी और वो गाहे बगाहे टेंट की तरफ भी निगाह उठा लेता था। सरमद साहिब ने आदिल की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं जो ये कहूँ कि आदिल के इस शराबी मालका ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था, तो फिर? आदिल की आंखें हैरत से खुली रहेगी। वो बेहद हैरत से सरमद साहिब की तरफ देखने लगा। वो इसी लहजे में बात जारी रखते हुए बोले, हाँ आदिल, मालका ने जैसा भी है, जो भी है, लेकिन वो बासोफी से ठीक कह रहा था। वहाँ तहखाने में कुछ नहीं, लोहे का एक जंगालूद बॉक्स जिसकी कीमत 1000-2000 से ज्यादा नहीं होगी। मालका ने यह बात भी काफी हद तक दुरुस्त कही थी कि मैं तुम लोगों से गलत बयानी करता रहा हूँ और धोखा देता रहा हूँ, लेकिन ये धोखा किसी बुरी नीयत से नहीं था, और नीयत अच्छी हो और नतीजा भी अच्छा हो तो फिर धोखा धोखा नहीं रहता। आदिल अब उठकर बैठ गया था। इसके दिलो दिमाग पर हैरत की योरश थी। सरमद साहिब सर के नीचे बाजू रखे लेटे थे और इसी भेद भरे अंदाज में आदिल को देख रहे थे। कहने लगे, आदिल, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैंने जो कुछ किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। मैं तुम्हें हर सूरत किसी भी कीमत पर यहाँ इन पहाड़ियों में लाना चाहता था, और मुझे पता था कि तुम सिर्फ एक ही सूरत में इन सारी तकलीफों और मुसीबतों से गुजर सकते हो। तुम्हें एक अच्छी रकम मिलने की उम्मीद हो, इतनी रकम जो शहजादी को हासिल करने में तुम्हारी मदद कर सके। सर, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप दुरुस्त कह रहे हैं, तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाना चाह रहे थे? और अभी आपने ये भी कहा था ना कि जो मकसद आप हासिल करना चाहते थे वो आपने कर लिया है। हाँ आदिल, जिन जेवरात के लिए या जिस दौलत के तुम यहाँ आए थे वो तुम्हें मिल गई है। बेशक वो दौलत तुम्हें मिल गई है, वो तुम्हारे पास है, और अब तुमसे कोई छीन भी नहीं सकता। आप किस दौलत की बात कर रहे हैं सर? इस दौलत की, सरमद साहिब ने कहा और अपने कैमरे की स्क्रीन आदिल के सामने कर दी। स्क्रीन पर आदिल की परसों खींची जाने वाली एक तस्वीर थी। वो नहायत खतरनाक ढलवान पर रस्सों के जरिए चढ़ रहा था और इसके नीचे हजारों फीट की गहरी खाइयां मुंह फाड़े खड़ी थी। इस वसी मंजर में
वो खुद एक चूंटी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन इस चूंटी की हिम्मत और दलेरी को देखा जाता तो वो इन पहाड़ों से बुलंद थी। देखो आदिल, यही है वो बेमिसाल दौलत जो तुम्हें इस दुश्वार तरीन सफर में हासिल हुई है। कुदरत ने तुम्हें बुलंदी की तरफ जाने की खास सलाहियत अदा की थी। तुम्हारी ये हैरतअंगेज सलाहियत इस दूर दराज गाँव में खजूर के दरख्तों पर चढ़ चढ़कर जाया हो रही थी। अब तुम इस सलाहियत का दुरुस्त तरीन इस्तेमाल करने के काबिल हो चुके हो। तुमने हम सबको वर्ता हैरत में डाला है। तुम जानते नहीं हो आदिल, तुम क्या हासिल कर चुके हो। सख्त सर्दी के बावजूद आदिल को लगा कि इसके जिस्म के सारे मसाम पसीना उगल रहे हैं कि कैसे इंकिशाफात कर रहे थे सरमद साहिब। वो जैसे गुमसा होकर रह गया था। इससे पहले कि वो उस कहने में कामयाब होता या सरमद साहिब बात को आगे बढ़ाते, फौलाद जान और राबे खां खेमे में आते दिखाई दिए। वो दोनों खामोश हो गए। दिन का उजाला अब तेजी से बढ़ रहा था। तबीज धुंध की तह पतली हो रही थी और बांगड़ी की चोटी का हवेला दिखाई देने लगा था। तेज हवाएं मुसलसल इनके कदम उखाड़ रही थी। खेमे में दाखिल होते ही राबे खां ने कहा, हमारा ख्याल यह है कि अब हमको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। इतना बुलंदी पर हो तो मौसम किसी भी वक्त खराब हो सकता है। फौलाद जान चूंकि हर वक्त राइफल के साथ होता था, इसे राबे खां ने डायनामाइट वाला वजनी बॉक्स उठाया हुआ था। आदिल ने इसकी मदद को आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इसने मना कर दिया। वो लोग कोई छोटे से छोटा रिस्क भी नहीं ले रहे थे। वो चाहते थे कि आदिल और सरमद साहब इनसे फासले पर रहे। वजनी बॉक्स के साथ चढ़ाई चढ़कर राबे खां दीवार के उस हिस्से में पहुंच गया जो बर्फ की दबीज तहों के अंदर नजर आ रही थी। एक ड्रिल मशीन अभी तक इनके सामान में मौजूद थी और इसकी फाजिल बैटरियां भी थी। राबे खां ने आदिल को हुक्म दिया, चलो बच्चा जी, तुम दीवार में सुराख करो। आदिल को पता था ये मुश्किल काम इसलिए करने को कहा जाएगा। इसे ड्रिल मशीन के साथ एक मोटा बर्मा अटैच किया और 10-15 मिनट के अंदर अंदर दीवार में 3-4 जगह सुराख कर दिए। इन सुराखों में डायनामाइट स्टिक्स रखी जा सकती थी। इस दौरान में सरमद साहिब दूर खड़े रहे थे और टेलीस्कोप की मदद से इर्द गिर्द का जायजा लेते रहे थे। सुराख मुकम्मल करने के बाद आदिल जरा हाँपा हुआ सामान के करीब जा खड़ा हुआ। तब राइफल राबे खां के हाथ में थी और फौलाद जान सुराखों में डायनामाइट लगा रहा था और तार वगैरह बिछा रहा था। सरमद साहिब ने टेलीस्कोप आदिल की तरफ बढ़ाते हुए ऊपर बांगड़ी की चोटी की तरफ इशारा किया। वो कुछ दिखाना चाह रहे थे। आदिल ने इनकी हदायत पर अमल किया। इसे एक जगह बर्फ की सफेद चादर के दरमियान एक सियासी लकीर नजर आई, जैसे बिल्कुल सफेद कागज पर किसी औरत का बाल रखा हुआ हो। ये दरअसल बर्फ की दरार थी। ये क्या है सर? आदिल ने धीमे लहजे में पूछा। वही जिसका जिक्र मालका ने ज़्यादा ने किया था और मैंने बताया था कि इसे जो कुछ कहा वो दुरुस्त है। समझो ये भी मौत है जो ऊपर अपने पर तोल रही है। इन अकल के अंतों को कुछ नजर नहीं आ रहा। सरमद साहिब का इशारा राबे और फौलाद की तरफ ही था। आपका मतलब यह है कि धमाकों की वजह से बर्फ खिसक सकती है? मुझे डर है कि ऐसा होगा। अगर ये सारी बर्फ भी खिसकी और कुछ हिस्सा भी खिसक गया तो इस खंडनुमा इमारत की छत बैठ जाएगी। फिर हमें क्या करना चाहिए? बस इस जगह से दूर हटने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान में फौलाद ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। फौलाद और राबे दीवार के पास से हटकर इनके करीब आन खड़े हुए। अब ये फैसला कुन लम्हे थे। फौलाद जान ने लाइटर के डायनामाइट्स के फलीते को आग दिखा दी थी। आग तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो चारों महफूज फासले पर थे। आखिर पहला धमाका हुआ। सुनसान कुर्बो ज्वार गूंज उठे। फिर दूसरा धमाका हुआ। शोले के साथ कदीम दीवार के पत्थर और सख्त बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते नजर आए। धमाके वाली जगह एक धुंध सी फैल गई। तीसरा धमाका पहले दोनों धमाकों से ज्यादा ताकतवर था। आदिल ने देखा कि इस धमाके के बाद फसीलनुमा दीवार के दरमियान एक स्याह खला नमूदार हो गया। राबे और फौलाद कामयाब हो गए थे। उन्होंने अंदर जाने का रास्ता बना लिया था। सरमद साहिब के अंदेशे अभी तक गलत साबित हुए थे। जो ही दीवार में खला नमूदार हुआ, राबे और फौलाद की बेकरारी जीतनी हो गई। वो अपनी जगह से उठे और तेजी से खला की तरफ दौड़े, लेकिन इस आलम में भी चुकन्ना फौलाद जान इन दोनों की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। इस खबीस की निगाहें किसी रिडार की शुआओं की तरह काम करती थी। धमाकों से पहले धमाकों के दौरान भी इसने सरमद साहिब और आदिल को किसी तरह की मुहम जोई का मौका नहीं दिया था। अब भी वो दीवार के खिला की तरफ भागते हुए मुड़ मुड़कर इन दोनों को देख रहा था। राइफल पूरी तरह लोडी थी और उसकी दाहिने हाथ में थी। खला के सामने पहुंचकर राबे और फौलाद को एहसास हुआ कि वो इन दोनों को पीछे छोड़ाए हैं। वैसे भी सरमद साहिब के बगैर इनका इस खंडनुमा इमारत में घुसना बेकार था। इन्हें कुछ मालूम नहीं था कि इन्हें किधर जाना है। राबे खान ने ऊंची आवाज में सरमद साहिब को पुकारा और बोला, ओए खुदाई ख्वार, अब तुमको उधर खड़ा क्या करता है? इधर आ जाओ। आदिल और सरमद साहिब ने एक दूसरे की तरफ देखा। राबे के हुक्म पर अमल करने के सिवा चारा नहीं था। फौलाद जान की 8 mm राइफल इतने फासले से भी ठीक ठीक निशाना ले सकती थी। वो इन्हें मारने के लिए गोली न चलाता, लेकिन जख्मी तो कर ही सकता था।
اب وہ منزل پر پہنچ چکے تھے اور سرمد صاحب کو صرف اصل جگہ کی نشاندہی کرنا تھی۔ کھڑا منہ کیا دیکھتا ہے، چلو ادھر آؤ، فولاد کڑک کر بولا۔ اس کا غضبناک لہجہ بھی 3 دن پہلے والے واقعے کی یاد تازہ کر رہا تھا جب فولاد کا پھوپھی زاد بھائی ہزاروں فٹ گہرے کھڈ میں جا گرا تھا۔ چلو عادل، سرمد صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ وہ دونوں دیوار میں نمودار ہونے والے مستطیل خلا کی طرف بڑھے۔ اس خلا کی لمبائی قریباً 6 فٹ اور چوڑائی 4 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ اندر گہری تاریکی تھی اور وہ ہوا تھی جو زمانوں سے ان درو دیوار میں ٹھہری ہوئی تھی۔ ابھی سرمد صاحب اور عادل دیوار سے 50-60 قدم دور تھی کہ وہی ہوا جس کی توقع نہیں تھی اور رابع وغیرہ کو تو بالکل نہیں تھی۔ یہ سب کچھ اتنا شدید اور اچانک تھا کہ سرمد صاحب اور عادل اپنی جگہ بت بنے کھڑے رہ گئے۔ ایک زبردست گڑگڑاہٹ ہوئی۔ کھنڈر عمارت سے اوپر ڈھلوان پر ہزاروں لاکھوں ٹن برف نے یکایک حرکت کی اور برف کے چند بڑے بڑے تودوں نے ارد گرد کی ہر شے کو ڈھانپ لیا۔ رابع فولاد جان تو رہے ایک طرف، یوں لگا کہ پورا کھنڈر ہی پیوند زمین ہو گیا ہے اور یہ صرف ابتدا تھی، ابھی بہت کچھ اور بھی ہونا تھا۔ عادل نے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا۔ اوپر بلندی سے نظر آنے والی سیاہ دراڑ تیزی سے چوڑی ہوتی جا رہی تھی۔ قریباً نصف کلومیٹر تک پھیلی ہوئی برف اپنی جگہ چھوڑ رہی تھی۔ کسی بھی وقت ارد گرد کی ہر شے برف کے بے پناہ بھوت کے نیچے دب سکتی تھی۔ آؤ عادل، سرمد صاحب نے چلاتی سی آواز میں کہا۔ عادل اضطراری طور پر نشیب کی طرف بھاگا، لیکن سرمد صاحب نے اس کا بازو پکڑ لیا اور داہنی طرف کھینچا۔ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ وہ نیچے کھسکنے والی برف کی براہ راست زد سے بچ جائے۔ خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے سرمد صاحب چند سیکنڈ کے لیے اندر گئے۔ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں 2-3 ڈائنامائٹ سٹکس تھیں جو انہوں نے اپنے بیک پیک میں رکھ لی۔ وہ واکنگ سٹک کے سہارے سنبھل کر چلتے، گرتے پڑتے، دائیں جانب ہٹتے چلے گئے۔ یہ نہایت کٹھن وقت تھا اور راستہ اس سے بھی مشکل۔ یہ عمودی ڈھلوانے تھی، گاہے بگاہے انہیں برف پر لیٹ کر اور ڈھلوانوں سے چمٹ کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ پہلے خوفناک تودوں کے گرنے کے بعد بظاہر سکون تھا، لیکن اوپر برف مسلسل حرکت کر رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حرکت محسوس نہیں ہوتی تھی، جیسے کوئی خوفناک عفریت دبے پاؤں آگے سرک رہا ہو اور کسی بھی وقت ایک چنگھاڑ کے ساتھ جھپٹنے والا ہو۔ اوپر دراڑ کی چوڑائی مسلسل بڑھ رہی تھی اور یہ اس امر کا بیان ثبوت تھا کہ برف نیچے آنے والی ہے۔ قریباً 10 منٹ کی جاں گسل کوشش کے بعد وہ برف کے متوقع راستے سے ہٹ گئے اور اوپر چڑھنا شروع ہوئے۔ جلدی وہ چوٹی پر تھے۔ یہاں سے سیاہ دراڑ کی چوڑائی مزید واضح نظر آ رہی تھی۔ نیچے کھنڈر والی جگہ پر اب برف کا ایک چھوٹا سا پہاڑ دکھائی دے رہا تھا۔ رابع خاں اور فولاد جان اپنے آتشی ہتھیاروں سمیت اور اپنی آتشی خواہی سمیت اس ہزاروں ٹن برف کے نیچے دفن ہو چکے تھے۔ وہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ مر گئے جناب؟ عادل نے اپنی آواز میں پوچھا۔ اس سوال کا جواب ہاں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، سرمد صاحب نے کہا۔ عادل کی طرح ان کی نظریں بھی برف کے عظیم الشان مقبرے پر جمی ہوئی تھیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی کچھ دیر بعد یہ مقبرہ شاید مزید بلند ہونے والا تھا۔ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، موسم بگڑ رہا ہے، سرمد صاحب نے کہا۔ انہوں نے اپنے آخری کیمپ کی طرف رخ کیا اور نیچے اترنے لگے۔ جو بولٹ اور رسے وہ لٹکتے چھوڑ آئے تھے وہ ان کی مدد کرنے لگے۔ عادل نیچے تھا اور سرمد صاحب چند فٹ اوپر۔ عادل کے کانوں میں سرمد صاحب کا کہا ہوا ایک فکرہ گونجنے لگا۔ کو پیمائی میں اترتے ہوئے ہاتھ سے زیادہ پیش آتے ہیں، اس لیے کو پیما کو زیادہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ وہ 150 فٹ ہی نیچے اترے ہوں گے کہ جب ان دونوں کو گڑگڑاہٹ کی مہیب آواز سنائی دی، پھر ہولناک دھماکوں سے کوہ دامن لرز گئے۔ ایک گونج تھی جو پہاڑوں میں ہر طرف سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آخری چوٹی کی دوسری جانب سے کھسکتی برف نے جگہ چھوڑ دی تھی اور ایک بڑی ایوالانچ کی شکل میں نیچے گری تھی۔ وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن تصور کر سکتے تھے کہ کھنڈر اس کے قرب و جوار کی کیا شکل اختیار کر گئے ہوں گے۔ مالکان زادہ نے جس کا تصور عادل کے ذہن میں ایک شرابی اور فریبی عامل کا تھا، اپنے تصور سے بالکل مختلف نکلا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا درست نکلا، حتیٰ کہ اس کی آخری پیشن گوئی برف کی قبر والی بھی بات پوری ہوئی۔ مکمل ہی صحیح، لیکن جزوی طور پر تو پوری ہوئی تھی۔ سرمد صاحب اور عادل بچ گئے تھے، لیکن رابع خاں اور فولاد جان کا حد سے بڑھتا ہوا لالچ ان کو لے ڈوبا تھا۔ رابع اور فولاد جان کا ارادہ تھا کہ یہ مہم ختم ہونے کے بعد وہ خناب کے قتل کا حساب کتاب کریں گے۔ ان کا یہ حساب کتاب بھی ان کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سنبھل کر نیچے اتر رہے تھے۔ عادل کے پورے بدن میں ایک ہلکی سی لرزش موجود تھی۔ یہ لرزش پچھلے 1 گھنٹے میں پیش آنے والے واقعات اور انکشافات کے سبب تھی۔ وہاں اوپر مغلیہ دور کے کھنڈر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سرمد صاحب یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس کے دیگر ساتھیوں کے ساتھ یہاں لے آئے تھے۔ اب عادل کے ذہن میں خیال آنے لگا، شاید سرمد صاحب اس حد تک نہیں جانا چاہتے تھے۔ ممکن تھا کہ ان کا پروگرام بس یہی ہوتا کہ مختلف ڈھلوانوں پر مشق کی جائے یا زیادہ سے زیادہ 6-7 ہزار میٹر تک چڑھائی کر لی جائے۔ لیکن جب رابع خاں وغیرہ نے انہیں آدھا بوچھا تو سرمد صاحب کو سچ مچ چوٹی تک کا سفر کرنا پڑ گیا۔
معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔